हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम दी डंजिन स्मगलर के एपिसोड नंबर 10 को नैरेट करेंगे। तो चलो अभी जल्दी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के शुरुआत में सायरोम अनीसा को कहती है कि क्या सच में? मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे लेकर चिंता भी करती हो। तो अनीसा कहती है कि ऐसी बात मत करो, मुझे दुख होता है मेरी बहन। फिर से शिफ्ट होता है 6 साल पीछे। जैक एस्कर सायरोम यानी सायरम के अंकल जैक कहते हैं कि तुम्हें अपने आउटपुट को इंक्रीज करना होगा। मुझे पता है तुम इससे बेटर कर सकती हो, बस अपना अटेंशन एंड फोकस बनाए रखो। तभी सायरोम 11 साल की थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी बेटर होने की। उसके इस एफर्ट को देखने के बाद जैक कहते हैं कि ठीक है अभी रुक जाओ, एटलीस्ट तुम पिछली बार से तो इम्प्रूव हुई हो, बस थोड़ी सी ही क्यों ना हो। पर वहीं पर ही अनीसा बहुत ही बेटर कर रही थी। उसका बस लुके मिक्स्ड ब्लड से अलग नहीं था, वो पियर ब्लड एल्फ से भी बेटर मैजिक एबिलिटी दिखा रही थी। जैक सायरोम को कहते हैं कि तुम्हारी कजिन एक जीनियस है, अगर इस बात पर तुम कंटिन्यू करना चाहती हो तो हमेशा तुम्हें उससे कंपेयर किया जाएगा। कंपेयर तुम्हारी चिंता के लिस्ट में सबसे नीचे आएगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा। हो सकता है कि तुम्हें ख़त्म भी कर दिया जाए अगर तुम कोई भी गलत चाल चलती हो। अभी प्रेजेंट में अनीसा कह रही होती है कि मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, आखिर कोई भी तुम्हारे साथ सेम पार्टी में रहना क्यों नहीं चाहता? तुम्हारे जो स्किल्स है उससे तो। इतने में सायरोम कहती है कि अगर तुम इतनी क्यूरियस हो तो तुम मेरे साथ एक पार्टी क्यों नहीं बना लेती? तो अनीसा कहती है कि वो करना तो चाहती है पर वो कर नहीं सकती, क्योंकि वो दोनों ही रेंज डैमेज डीलर्स हैं, मतलब कि जो दूर रहकर डैमेज करते हैं। अगर हम दोनों सेम लेवल पर होते तो बात अलग होती, पर आखिर दो लोगों का सेम रोल के लिए रहने का क्या फ़ायदा? एक्चुअली तुम्हें रखने का मतलब दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करना। पर तुम्हें इसका बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं श्योर हूँ कि जल्दी ही एक रीटेस्ट होने वाला है। इस सबसे सायरोम बड़ा गुस्सा हो गई थी और वो कहती है कि मुझे टेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने टेस्ट को ऑलरेडी पास कर लिया है। तो अनीसा कहती है कि इम्प्रेसिव, तो तुमने सच में इस बार बेस्ट दिया है। बस खुद को ज़्यादा पुश मत करना मेरी बहन, ऐसे भी तुम्हें ही कंपनी को इनहेरिट करना है, यानी उसका उत्तरदायित्व लेना है। यह कहकर दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं, पर अनीसा कहती है कि ऐसे स्ट्रगल करना छोड़ दो। उसके बाद हम जारियों को देखते हैं जो कि भागकर आया था अपने फादर को देखने। पर रूम में नर्स एंड डॉक्टर को देखकर वो पूछता है कि क्या कुछ हुआ है। तो डॉक्टर कहते हैं कि रिलैप्स, उसके जो फादर है वो एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन में है। ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया में बस ये एकलौता केस हो, जबकि पूरी दुनिया में कोई भी रिकॉर्डेड केस नहीं है ड्रैगन ब्लड से इन्फेक्ट होकर सर्वाइव करने का। और अभी उनके पास जो भी मेडिकल टेक्नोलॉजी है, हीलिंग या फिर उनके कंडीशन को इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन की मदद से उसके फादर के दर्द को कम कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम पेन किलर्स के इंग्रेडिएंट में छुपे हुए हैं। अगर एक एक्सट्रीमली डेंजरस मॉन्स्टर का मिल्क शायद इस स्टेज का एक पॉसिबल एंटीडोट हो सकता है। और ऐसा एक है स्काई टाइगर, जिसका डेंजर रैंक है 5 स्टार। जारियों कहता है कि उसे पता है यह बहुत ही रेयर है, पर उसके पास पैसे हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि अभी प्रॉब्लम पैसे का नहीं रहा। ऐसा लगता है कि एडवेंचर्स के आसपास एक नई पोशन घूम रही है, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस बहुत ही लंबे समय तक बढ़ जाती है, और वो भी बस एक छोटे से डोज को लेने से। और इसका जो इंग्रेडिएंट है वो भी स्काई टाइगर का मिल्क है। स्काई टाइगर का मिल्क एक ऐसा इंग्रेडिएंट हुआ करता था, अगर तुम ज़्यादा पैसे दोगे तो तुम्हें मिल जाता था, क्योंकि ये प्रीसियस होने के बाद भी इसे यूजलेस काउंट किया जाता था। पर अभी चीज़ें बदल गई है, एडवेंचर्स कंपनीज पहले ही इन्हें खरीद कर रख लेते हैं। इससे गुस्से में जारियों कहता है कि तो आप कह रहे हैं आपको बस थोड़ा सा भी नहीं मिल सकता एक मरते इंसान को बचाने के लिए? तो डॉक्टर कहते हैं कि इशू ये नहीं है, सिम्टम्स को रोकने के लिए जितना चाहिए, पर मैं श्योर हूँ कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाएगी अगर यहाँ पर एनफ पैसा सोची नहीं किया चाहिए। पर क्योंकि पूरी दुनिया में बस ये एकलौता केस है, तो यह हो ही नहीं सकता है कि वो अपने प्रॉफिट को ऐसे छोड़ दें। पर हम लोग यहाँ पर अपना बेस्ट दे रहे हैं जितना कि हम लोगों से हो रहा है। पैसे को अगर छोड़ दें तो हमें लगता नहीं कि इंग्रेडिएंट्स के बिना हम ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। उसके बाद रात को जारियों उदास होकर पार्क में बैठा हुआ था, और फिर वो सायरोम को कॉल करता है और कहता है तुम्हारा ऑफर, लगता नहीं कि इसको एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास और कोई चॉइस बचा है। सायरोम पूछते है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई कंडीशन चल रही है? फिर दोनों में कुछ बातें होती है और सायरोम कहती है कि मुझे इस मैटर में देखना होगा, पर लगता है कि काम बन जाएगा। जायरोंग पूछता है कि क्या तुम सच में वो ला सकती हो?
तो सायरोम कहती है कि हाँ वो ला सकती है, क्योंकि उनके कंपनी की डेवलपमेंट टीम इस पोशन को बना रही है और जारियों को जितना चाहिए वो ज़्यादा भी नहीं है। इससे जारियों खुश हो जाता है और वह कुछ कहने ही जा रहा था ये दुनिया, पर वो नहीं कहता। पर सायरोम पूछती है कि क्या उसके पास संडे को टाइम है, क्योंकि उसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन भी करनी है और एग्ज़ाम से पहले प्रिपेयर करने में हर्जी क्या है। उसके बाद अगले दिन हमें जिनसियोंग ग्रुप के स्पेशल डिफेंस इंडस्ट्री के रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिखाया जाता है, जहां पर अभी जारियोंग आया हुआ है। तभी वहां पर सायरोम भी आती है और कहती है कि तुम तो यहाँ पर जल्दी आ गए, अब तुम्हें कैसा लग रहा है। तो जारियोंग कहता है कि वेल इतना भी बुरा नहीं लग रहा, तो आज यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं। तो सायरोम कहती है कि वो यहाँ पर जारियोंग के पोटेंशियल को मेज़र करने आए हैं। इस दुनिया के चेंज होने के बाद अब ह्यूमैनिटी के पास एक्सेस है उन पावर्स को एक्सेस करने का जो कि उनके बियॉन्ड हुआ करती थी। एडिसन से पहले एक नॉर्मल ह्यूमन के टैलेंट बस डी तक ही होती थी और उसमें भी मैजिक नहीं होती थी। पास्ट में उन लोगों को जीनियस कंसिडर किया जाता था जिनकी रैंक सी तक पहुंच जाती थी, और जिसका भी रैंक बी हो जाता था लोग उसे सुपर ह्यूमन कंसिडर करते थे। अभी प्रेजेंट में सायरोम कह रही होती है कि मैजिक के अलावा तुम्हें एटलीस्ट 5 कैटेगरी में रैंक से चाहिए होगी ताकि वो बस एक एडवेंचरर बन पाए। और ये रही सायरोम की एबिलिटी, स्ट्रेंथ सी, एजिलिटी एंड इंटेलिजेंस बी, स्टेमिना सी, पेशेंस सी एंड मैजिक डी। और उसे एटलीस्ट 3 में रैंक भी लानी होगी ताकि उसे वॉरियर हाई के लिए कंसिडर किया जाए। और अभी तक जारियों के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, खुद जारियों को भी नहीं। जारियों फिर कहता है कि तो ये मेरे फिजिकल टेस्ट जैसा कुछ है। सायरोम कहती है कि जब तुम छोटे होते हो ये टेस्ट करना ज़्यादा आसान रहता है, पर प्यूबर्टी हिट करने के बाद ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जारियों पूछता है कॉम्प्लिकेटेड मतलब। उसके बाद हम जारियों को एक सूट में देखते हैं। जारियों सोच रहा होता है कि मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब उसने पूछा कि मुझे कैसा फील हो रहा है। उसके सामने अभी गियर क्रोन प्रो, जिसे कि गोलेम भी कहा जाता है, वो खड़ा हुआ है। जारियों कहता है कि जबकि हम ऑलरेडी यहाँ पर हैं, मुझे मेरा बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि मैं भी कब से क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि आखिर मेरा पोटेंशियल कितना है। और वह हमला करने को आगे बढ़ता है और ये सब कुछ सायरोम ऑफिस में खड़ी होकर देख रही थी। और वहाँ पर एक लड़की भी मौजूद है जो कि कहती है वो काफ़ी ब्रेव है। यूजुअली लोग गोलेम्स को देखकर डर जाते हैं। उसने कहा था कि वो ट्रांसफ़र की तैयारी कर रहा है तो उसके पास शायद कोई तो रिजॉल्व होगा। और ये लड़की है जंग योमिन, एक गोलेम एक्सपर्ट और फॉर्मर एडवेंचरर, और अभी वो जिनसियोंग ग्रुप की एक रिसर्चर है। खैर उसके बाद योमिन कहती है कि टेस्ट को शुरू किया जाए। और अब जारियोंग उस गोलेम के सामने खड़ा था उससे लड़ने के लिए। आमतौर पर यह टेस्ट जब कोई 6 या 7 साल का होता है तभी किया जाता है। टेस्टी को एक फिजिकल इक्विपमेंट पहनना पड़ता है डिटेल मेजरमेंट्स के लिए, और वो अपने बॉडी को अपने लिमिट तक पुश करते हैं वेरियस फील्ड्स में, इसलिए ही इसे मेजर करना इतना हार्ड है। अगर किसी के पास अमेजिंग टैलेंट या फिर अगर किसी ने लॉन्ग टाइम तक ट्रेनिंग करी होगी, उनके लिए अपने लिमिट तक पहुँच पाना डिफ़िकल्ट होता है। योमिन सायरोम को कहती है कि उन्हें यह टेस्ट सेफ मोड के बदले हमें पावर आउटपुट 100% पर सेट करना होगा। पर वो सायरोम को यह भी कहती है कि सेफ मोड को हटाना, जो कि एक प्रोफेशनल नहीं है, उसके लिए ये क्राइम है। और इसके बारे में सायरोम भी जानती है, इसलिए सायरोम पूछते हैं कि तो आखिर वो उसका लिमिट को कैसे मेज़र करेंगे। योमिन भी इसी के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसके लिए भी यह पहली बार है। पर तभी योमिन को कोई आइडिया आता है, पर तभी वहाँ पर जैक पहुँच जाते हैं जो कि यहाँ के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च भी हैं। और वो आकर कहते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए सैलरी नहीं देता कि तुम बिना किसी रिपोर्ट के रिसर्च लैब को यूज़ करोगे। और उन्हें देखकर योमिन थर थर काँप रही थी। योमिन इसलिए भी ज़्यादा शॉक्ड है क्योंकि जैक आमतौर पर संडेज़ को नहीं आते। जैक फिर योमिन को कहते हैं कि उसे पता होगा कि उसने जो किया है उसे इसकी सज़ा मिलेगी, उसे जेल में जाना भी पड़ेगा। पर सायरोम कहती है कि उसने योमिन को ये सब करने को कहा था। तो जैक कहती है कि तो क्या हुआ अगर उसने कहा तो, इससे योमिन की गलती तो नहीं छुप सकती ना। और वो सायरोम को ये भी कहते हैं कि उसे ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये जगह उसकी नहीं उसके फादर की है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकती है, और ये बात उसे याद रखनी होगी। और ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है।